नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा और मेरे साथ आप छत्तीसगढ़ विषय का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो हमने अलग अलग जिलों को पढ़ने की श्रृंखला शुरू की है, उसके अंतर्गत हमने कितने जिले कवर कर लिए हैं? तो 7 जिले पूरे बस्तर संभाग के, और फिर हमने सरगुजा संभाग शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने 2 जिले कवर किए हैं। कौन कौन से? कोरिया और सूरजपुर। इस तरीके से सरगुजा संभाग जो हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत टोटल 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में से 2 जिले हमने कवर कर लिया है। देखो, एक ओवरव्यू अगर हम लेना चाहें तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये है हमारा सरगुजा संभाग, ऊपर वाला है ना। यहां पर कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, उसके बाद ये है सरगुजा जिला, और फिर ये जशपुर और बलरामपुर। ठीक, तो ये दोनों जिला तो हमने पढ़ लिया है। तीसरा अब हम पढ़ते हैं कौन सा? सरगुजा जिले के बारे में। ठीक है, सरगुजा जिले को पढ़ते हैं अब हम। देखो, तो चलो एक मैप बनाते हैं। उसके पहले देख लेते हैं यहां पर टाइटल। देखो, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आउटलाइन बना लेते हैं पहले। ये है हमारा कौन सा? सरगुजा जिला। ठीक, ये बन गया हमारा आउटलाइन। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल हाईवेज को लेके, है ना, क्योंकि वही हमारा एक बेस होता है जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं मतलब जिलों को पढ़ने के लिए। तो देखो, यहां पर है सरगुजा जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिसका नाम है अंबिकापुर। ठीक, अंबिकापुर। अब हमने देखा था कि नेशनल हाईवे नंबर 43 कहां से आती है? कटनी मध्य प्रदेश से होके आती है। और देखिए, इसमें बताता हूं, ये हमने कोरिया और सूरजपुर तो पढ़ लिया है, तो वहां हमने नेशनल हाईवे नंबर 43 के बारे में पढ़ा है। तो ये मध्य प्रदेश का जो कटनी है, यहां से आती है, फिर कोरिया जिला, और कोरिया जिले से सूरजपुर जिले को क्रॉस करते हुए ये आती है कहां? सरगुजा जिले में। और सरगुजा जिले में कहां? अंबिकापुर। तो ये अंबिकापुर है। तो यहां पर नेशनल हाईवे कौन सी आ रही है? 43। और ये आने के बाद फिर इधर जसपुर जिले को चल देती है, और जसपुर जिले को क्रॉस करके फिर रांची झारखंड तक जाती है। ठीक है, ये कौन सी सड़क है हमारी? तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक, अब नीचे से एक नेशनल हाईवे आ रही है, कौन सी? तो देखो, आप याद कीजिए, बिलासपुर जिला, मतलब इमेजिन कीजिएगा, अभी हालांकि पढ़ा नहीं है हमने, बट इमेजिन कीजिएगा, बिलासपुर। बिलासपुर से वो रतनपुर वाली रोड, बिलासपुर से रतनपुर, रतनपुर से कोरबा, है ना, और कोरबा से एक सड़क आती है फिर ये। और ये कौन सी सड़क है? तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 130। ठीक, अब यहां से ऊपर एक सड़क जाती है, वो कौन सी नेशनल हाईवे है? तो चलिए देखते हैं। ये एक नेशनल हाईवे है। तो ये कौन सी नेशनल हाईवे है? तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 343। 130 नंबर की सड़क नीचे से आएगी, 43 नंबर की सड़क इधर सूरजपुर और कोरिया साइड से आएगी, और वहीं 343 नंबर की जो सड़क है, ये अंबिकापुर से फिर ऊपर जाती है। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें? देखो, अब एक एक नेशनल हाईवे में कुछ कुछ जगह हम देखते हैं। ठीक है, देखो,
तो सबसे पहले इधर 343 में मतलब अंबिकापुर से ऊपर की ओर कौन कौन सी जगह हैं देखो। तो हमारे काम की दो जगह हैं इधर, एक है यहां पर लुंड्रा, ये लुंड्रा, ठीक। और वहीं नीचे में एक जगह है तकिया, सोते हैं ना अपन तकिया लगा के, वही वाला तकिया, ठीक। फिर अंबिकापुर, अंबिकापुर के नीचे लाइन से तीन जगह आप याद रखेंगे, लखनपुर, महेशपुर और उदयपुर। लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर, ये तीन जगह याद रखिए। अब इस वाले रोड में फिर से दो जगह, बतौली और सीतापुर, बतौली और सीतापुर, इतनी जगह आप याद कीजिए पहले। ऊपर 343 नंबर की सड़क में कौन कौन सी जगह हैं, तो लुंड्रा और तकिया, लुंड्रा और तकिया। फिर नीचे तीन जगह अंबिकापुर से नीचे, लखनपुर, महेशपुर, उदयपुर। और इधर 43 नंबर की सड़क में दो जगह, बतौली और सीतापुर। फिर इधर जशपुर जिला शुरू हो जाता है, ठीक। इतनी चीजें आप पहले देखिए, याद कीजिए, इतने पर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इतनी चीजों को एक बार याद कीजिए, ठीक। याद हुई इतनी चीजें। अब देखो एक जगह आप यहां पर देखेंगे, इधर नीचे यहां पर, तो ये है मैन पार्ट, ये तो आप सबों ने सुना होगा, है ना, मैन पार्ट। तो देखो अब हमको देखना है सरगुजा जिले में तहसीलें, तहसील। तो तहसील कितनी है, चलिए काउंट कीजिए। ये वाला शाइन जहां भी दिखेगा, लुंड्रा, और ये जिला मुख्यालय तो है ही तहसील यार, ये है ना लुंड्रा, फिर अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, बतौली, सीतापुर और मैनपाट। कितने तहसील हुए, 7 तहसील। कौन कौन से देखो, लखनपुर, फिर अंबिकापुर, नहीं सॉरी, लुंड्रा, फिर अंबिकापुर, फिर लखनपुर, फिर उदयपुर। लुंड्रा, अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, 4 हुए। अब 3 इधर साइड ले लीजिए, बतौली, सीतापुर और मैनपाट। ठीक इस तरीके से 7 तहसील हैं और ये सातों के सातों विकास खंड भी हैं, याद रखेंगे। ठीक, अब देखो यहां पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर। ट्रायंगल बनाइए ना यार, ऐसे ट्रायंगल, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसमें से लुंड्रा और सीतापुर एसटी आरक्षित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है ये सीट। ठीक है, देखो अब लोकसभा क्षेत्र, तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें। चल अब कुछ और चीजें देखते हैं। इधर वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और ये कौन सी पहाड़ियां हैं, तो मतिरिंगा की पहाड़ियां, मतिरिंगा की पहाड़ियां हैं। वैसे ही अगर इस साइड पे देखें अपन, तो ये है रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी। क्लियर हुई बातें। देखो नदियों के बारे में देखें तो ये मतिरिंगा से ही, सॉरी मैन पार्ट से ही यहां से एक नदी निकलती है और नीचे जाती है। कौन सी नदी, ये है मांड नदी। और वहीं यही मतिरिंगा की पहाड़ी से निकल के ऊपर एक नदी जाती है और ये सूरजपुर जिले में जाती है। सूरजपुर जिले में हमने कौन सी नदी पढ़ा था, तो वो था रिहंद नदी। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें। ये मांड नदी है, तो मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर और वहीं रिहंद नदी की लंबाई है 145 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तक के क्या क्या देखा। देखो आप एक अच्छी सी गाड़ी में बैठे हो और बढ़िया इधर से सूरजपुर से आ रहे हो यार,
सूरजपुर से आप नेशनल हाईवे नंबर 43 पकड़ के निकलेंगे, सीधा आप आएंगे तो आपको कौन सी जगह पड़ेगी? अंबिकापुर। ठीक, अंबिकापुर से आगे निकल जाएंगे तो आपको पड़ेगा कौन सी दो जगह? बतौली और सीतापुर। ऊपर निकल जाएंगे 343 नंबर की सड़क में तो यहां पर आपको मिलेंगे दो जगह, तकिया और लुंड्रा। और नीचे अगर आ जाएंगे तो लखनपुर, महेशपुर और उदयपुर, ये तीन जगह पड़ेंगी। इधर एक जगह आप याद रखेंगे मैनपाट, और ये मैनपाट वाला जो एरिया है ये पाट प्रदेश होता है। पाट प्रदेश क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। तो ये मैनपाट है, मैनपाट से आप याद रखेंगे मैनपाट एक तहसील है और यहां से एक नदी निकलती, कौन सी? मांड नदी। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर। यहीं ये मतिरिंगा की पहाड़ी से ही एक और नदी निकलती जो ऊपर की ओर जाती है, कौन सी नदी? वो है रिहंद नदी। और रिहंद नदी सूरजपुर से होते हुए फिर उधर ऊपर जाती है। सोनगंगा उपवाह तंत्र का ये एक हिस्सा है, ठीक है। और ये मांड नदी महानदी उपवाह तंत्र का एक हिस्सा है। 145 किलोमीटर किसकी लंबाई है? तो रिहंद नदी की लंबाई है। इतनी सारी चीजें क्लियर हुई। चलो अब आगे देखेंगे हम, ठीक है। देखो अब एक एक जगह को पकड़ते हैं और उसकी जो भी इंपॉर्टेंस है वो देखते हुए चलते हैं, ठीक। देखो लुंड्रा, लुंड्रा एक तहसील है, याद रखेंगे। तकिया, ये तकिया है, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल है। बाबा मुराद शाह और बाबा मोहम्मद शाह, इन दोनों की मजार है। और इसके जस्ट सामने में ना इनका एक तोता था, बाबा मोहम्मद शाह, बाबा मुराद शाह, इनका एक तोता था, उस तोते की भी मजार है। और मुस्लिम धर्म मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वहां पर जाकर उस मजार में चादर चढ़ाने से जो मनोवांछित, जो हमारे मनोकामनाएं होती हैं वो हमको मिलती हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ठीक। तो यह है तकिया। अंबिकापुर, अंबिकापुर में आ जाएंगे तो अंबिकापुर में महामाया माता का जो मंदिर है वो काफी फेमस है, महामाया मंदिर। इसके अलावा अंबिकापुर में बायोटेक पार्क है, छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क, तो अंबिकापुर। पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, पहाड़ी कोरवा एक जनजाति है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहां स्थित है? तो वो है अंबिकापुर में, अगेन, है ना। तो ये सब अंबिकापुर की बातें। अंबिकापुर मतलब सरगुजा जिले का अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया देखें, औद्योगिक क्षेत्र देखें, तो वो है गंगा खुर्द, याद रखेंगे गंगा खुर्द। कहां का औद्योगिक क्षेत्र है? तो सरगुजा जिले का, ठीक। अब नीचे आते हैं लखनपुर। तो लखनपुर एक तहसील है, याद रखेंगे आप, एक तहसील के रूप में लखनपुर को याद रखें। इसके अलावा फिर महेशपुर, तो ये जो महेशपुर है ना, ये है पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहां पर पुरातत्व से संबंधित अर्थात भारत की प्राचीन संस्कृति से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो महेशपुर है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है या फिर पुरातात्विक स्थल है, ठीक। उदयपुर, उदयपुर को भी एक तहसील के रूप में आप याद रखें। इसके बाद आते हैं बतौली, सीतापुर, ये भी तहसील ही मान के चलिए, है ना, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद रखना है इनके बारे में। मैनपाट, मैनपाट के बारे में आपको चीजें याद रखनी है, तो याद रखेंगे यहां लिख रहा हूं ना मैं, 1962 में जो तिब्बती शरणार्थी भारत आए थे ना, तो उनको बसाने की बात चली, तो उनको भारत में अलग अलग जगहों पर बसाया गया। तो उसी दौरान हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसके मैनपाट क्षेत्र में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ऐसा क्यों? मैनपाट में ही क्यों बसाया गया? तो याद रखेंगे जैसा तिब्बत का क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वैसा ही कंडीशन सेम कहां का है? हमारे मैनपाट का है। हमारा मैनपाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा क्षेत्र में आता है, काफी ठंडा इलाका है ये, है ना। ये पाट प्रदेश है, चूंकि ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहां पर जो तिब्बती लोग हैं उनको उनके अनुकूलन के आधार पर वैसा ही वातावरण प्राप्त हो, इसलिए मैनपाट में 1962 में जो आए तिब्बती शरणार्थी थे उनको बसाया गया। दूसरा, यहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे लेटेराइट। देखो तो लेटेराइट मिट्टी किसको कहा जाता है? तो चलो मैं आपको इधर थोड़ा बताता हूं। लेटेराइट मिट्टी तो कुछ पाट प्रदेश मतलब कुछ इस प्रकार की आकृति के होते हैं, है ना,
ऐसा हो गया तो वो पर्वत हो गया, लेकिन ऊंचा तो है लेकिन ऊपर सपाट है, तो वो पाट प्रदेश कहलाता है। तो इसमें क्या है, जैसे बारिश हुई तो यहां से क्या होता है, जो चूने की मात्रा है ना, वो घुल करके नीचे आ जाती है और चूना रहित हो जाता है ये जो मिट्टी हो। और इस प्रक्रिया को निक्षालन कहा जाता है, और इसी निक्षालन प्रक्रिया के स्वरूप जो बना हुआ जो मिट्टी है वो कहलाता है लेटेराइट मिट्टी। तो मेन पार्ट में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट। देखो ये मेन पार्ट में काफी सारे दर्शनीय स्थल हैं, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित भी काफी स्थल हैं यहाँ पर। इसके अलावा टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है। इको पॉइंट मतलब वो मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ के पास जाके खड़े होते हैं, पहाड़ी मतलब एक घाटी होती है, उसके उस पार पहाड़ और इस पार आप पहाड़ पे खड़े होके चिल्लाएंगे तो आपकी जो आवाज है वो एक इको करती है, मतलब वापस रिफ्लेक्ट होती है, 2 बार 3 बार रिफ्लेक्ट होती है ना। तो वही सेम चीज है यहाँ पर हमारे मेन पार्ट में। एक दलदली क्षेत्र है, पता है, जहां पे आप जाके उछलेंगे ना तो वो आपको रबर का बना हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो ये है हमारा मेन पार्ट। यहां से मांड नदी का उद्गम होता है और मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर, और ये महानदी अपवाह तंत्र का एक भाग है, याद रखेंगे। वहीं मतिरिंगा की पहाड़ी से ऊपर रिहंद नदी का उद्गम होता है, जो कि सोनगंगा अपवाह तंत्र का एक भाग है, वो भी ये मेन पार्ट वाले क्षेत्र से ही निकलती है। ठीक, क्लियर हुई। अब आते हैं इधर रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी। तो इसकी खोज की थी, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज कर्नल ओस्ले कब की थी, 1848 में, कर्नल ओस्ले। ऐसी कथाएं मिलती हैं कई जगह पर, और ऐसा माना जाता है कि जो महाकवि हुए हैं कालिदास, उनकी एक रचना है मेघदूतम। मेघदूतम एक गीति काव्य है ना। तो उस मेघदूतम की रचना कालिदास ने इसी रामगढ़ की पहाड़ियों में रहते हुए की थी, ऐसा माना जाता है, याद रखेंगे। और यह सरगुजा जिले में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। यहां पर 3 गुफाएं आप याद रखेंगे, 3 गुफाएं कौन कौन सी, आगे देखते हैं, चलिए, है ना। चलिए 3 गुफाएं कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो देखो पहला आ जाएगा जोगीमारा, दूसरा आ जाएगा सीता बेंगरा, तीसरा आ जाएगा लक्ष्मण बेंगरा। ये 3 गुफाएं आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, देखो तो ये जो जोगीमारा की गुफा है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्यकालीन जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं भारत में, उससे संबंधित है हमारी जोगीमारा की गुफा। यहां पर अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे, अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है, याद रखेंगे, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। कहां पर, जोगीमारा की गुफा में। वहीं सीता बेंगरा की गुफा की बात करें तो एशिया की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी है, तो वो यही सीता बेंगरा की गुफा है। यहां पर विश्व एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, और याद रखेंगे यहीं की जो नाट्यशाला है उसी के आधार पर भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना इसी नाट्यशाला के आधार पर की गई थी, और लक्ष्मण बेंगरा यह रामायण काल से संबंधित गुफा है। ये जोगीमारा की गुफा है ना, यहां पर एक नर्तक था, कौन, देवदत्त, और उसकी प्रेमिका थी नृत्यांगना जिसका नाम था सुतनुका। इन दोनों की प्रणय गाथा का भी वर्णन हमको कहां मिलता है, जोगीमारा की गुफा में मिलता है। ठीक, क्लियर हुई इतनी बातें। इसके अलावा चलिए देखते हैं अब सरगुजा जिले में और कौन कौन सी रोचक बातें हैं हमारे जानने लायक। तो याद रखेंगे 82.5 डिग्री IST
82.5 डिग्री भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब जो IST रेखा है ना हमारी, वो इस जिले से गुजरती है, सरगुजा जिले से गुजरती है। ठीक, यहां पर एक जगह है हाथीपुर। हाथीपुर, हाथीपुर में प्राकृतिक रूप से गुफा टाइप का जो एक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, याद रखेंगे। ठीक, देखो ये जो सरगुजा जो रियासत थी ना, इसके बिहाफ में भारत जब आजाद होता है तो रियासतों का फिर से पुनर्गठन किया जाता है, रियासतों का विलय किया जाता है भारत संघ में। तो उस समय में 15 सितंबर 1947 को 15 सितंबर 1947 को रामानुज सिंह, जो यहाँ के राजा थे, रामानुज सिंह देव, उनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, याद रखेंगे। जो भारत संघ में विलय होने के लिए अलग अलग जितने जो छोटे छोटे रियासत थे उनको एकीकृत किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी क्रम में जो सरगुजा जो रियासत थी, इस रियासत की बिहाफ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का काम किया था। यहां रक्षेर वंश के राजा थे, नाम था रामानुज सिंहदेव। ठीक, 15 सितंबर 1947 की बात है। क्लियर हुई इतनी सारी चीजें। हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसमें इस रियासत की ओर से जो व्यक्ति गए थे उनका नाम था रघुराज सिंह, याद रखेंगे, रघुराज सिंह। इसके अलावा सरगुजा जिले में 2 प्रकार के खनिज मेनली पाए जाते हैं, एक तो कोयला और दूसरा है बॉक्साइट। ये जो इधर का पाट वाला जो एरिया है ना, पाट प्रदेश वाला, ये आपका मैन पाट के आसपास वाला रीजन, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, याद रखेंगे। और इधर का जो एरिया है, मतलब इसको अगर आप एक बेस मान लें, इस ये नेशनल हाईवे नंबर 130 और 343 को एक बेस मान लें, तो इसके इस पार का एरिया जो है ये कोयला पाया जाता है इसमें, और इधर वाले एरिया में निचले साइड पे ये पूरा बॉक्साइट वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे जो है एरिया है, जैसे लखनपुर, 5 बहिनी, बिरजू पानी, ये सब एरिया कोल माइंस है। ठीक है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। वहीं इधर मैन पाट, 7 पहाड़ी, पहाड़ पटिया, ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। याद रखेंगे जो सरगुजा है इसको संभाग का दर्जा मिला था 2008 में। 5 जिलों के साथ एक संभाग का दर्जा मिला था। कौन कौन से 5 जिले? तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर, इन 5 जिलों को मिलाकर एक संभाग बना था सरगुजा संभाग, और संभाग का दर्जा इसको मिला था 2008 में। ठीक है, तो ये सब था हमारे सरगुजा जिले के बारे में, और कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है इसमें। एक और चीज याद रखेंगे आप, दरिमा, दरिमा हवाई पट्टी है यहाँ पर। हवाई पट्टी अगर आपसे पूछे सरगुजा जिले में तो दरिमा हवाई पट्टी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है वर्तमान समय में। तो इस तरीके से ये था हमारा एक कंसाइज वे में सरगुजा जिला। और बाकी फिर और जो डीप की चीजें वो सब हम टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे उस समय क्लियर करेंगे, है ना। अभी एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप इतना ही चीज याद रखें, इतना ही चीजें पढ़ें। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और यार चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए यार, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे मतलब वो हमको मोटिवेशन मिलता है ना यार उससे, कि हम और ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो ये अगर आप देख रहे हैं वीडियोस, अगर आपको इससे थोड़ा भी अगर लाभ मिल रहा है तो इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि आप चीजों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वास्तव में जिनको जरूरत है वहां तक की चीजें पहुंच सके, है ना। तो यही हमारा मोटो भी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।